नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ्स बीसी क्लास। कार्यपत्र 25 वर्कशीट 25 रूसी क्रांति भाग 3 दिनांक 1/9/2020। ठीक है, कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास। ठीक है, 4 सेक्टर में होती है, 4 भाग में आपकी सामाजिक विज्ञान होती है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकता है कि हमारा सामाजिक विज्ञान किस प्रकार से चलता है। तो अब के बाद रूसी क्रांति भाग 3 है। तो अब ध्यान से देखेंगे, जो वर्कशीट 23 और वर्कशीट 24 और ये वर्कशीट 25 लगातार आपकी वर्कशीट चल रही है। तो 23 से रूसी क्रांति भाग 1, ठीक है, फिर 24 में रूसी क्रांति भाग 2 और वर्कशीट 25 जिसमें रूसी क्रांति भाग 3 चलेगा। तो लाइन वाइज चलती हुई आ रही है, तो ये वर्कशीट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और आपको एक लाइन में कहूं तो जो आपका वर्कशीट चल रही है बिल्कुल आपका सिलेबस अकॉर्डिंग चल रही है, और जो पेपर में आएगा आपके 90% लगभग इसी में से लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बताऊंगा, मैं इसको समझाते हुए चलूंगा। जिस बच्चे को डायरेक्ट आंसर पीछे चाहिए तो वो वीडियो के लास्ट में जाके देख सकता है। अब जिस बच्चे को इसमें कोई डाउट होगा तो इस माई सीबीएसई क्लास अब टेलीग्राम पे भी आ चुका है, तो वहां जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब वीडियो के नीचे कई सारे कमेंट्स हो जाते हैं जिसको पिक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो टेलीग्राम पे जाइए, माई सीबीएसई क्लास को सर्च करिए और उसे ग्रुप में ऐड हुई, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको आंसर चाहिए वीडियो के लास्ट में जा सकता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, और हाँ, तो कुछ मेरे पास पेपर भी हैं। ठीक है, SA1 SA2 के सब 9th क्लास के हैं। ठीक है, 2019-20 में लिए गए थे। ठीक है, ये आपके, और 2018-19 मतलब मेरे कम से कम 3 साल के लगभग मेरे पास पेपर हैं SA1 SA2 दोनों के, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस के सबके। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहां पे मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जो जो स्टूडेंट पूछेगा मैं उसे ही से दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बातों को बहुत घुमा लिया। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ तक रूसी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि आधारित थी। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था थी कृषि पर, वैसी उस टाइम पे रूसी अर्थव्यवस्था थी, जहां लगभग 85% लोग कृषि से जुड़े थे। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून मतलब मीर को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। बड़े जमींदार को कुलुक कहा जाता था। वहां के बड़े जमींदारों को कुलुक, जैसे यहाँ जमींदार कहते हैं तो वहां पे उसे कुलुक कहा जाता था, जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे और ये सामूहिक खेती नहीं करवाना चाहते थे। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। ठीक है, वहां पे जो ज्यादातर कब्जा था इन्हीं का था, चर्च, राजशाही और सामंत। सामंत एक ऐसा समूह है जहां पे इनको कुछ अलग से खास सुविधाएं दी जाती थी, पद दिए जाते थे। रूस में औद्योगिकरण कब हुआ? रूस यूरोप के मुकाबले काफी देर से आया। ठीक है, रूस में जो औद्योगिकरण काफी देर से आया यूरोप के मुकाबले में। यूरोप का मैप देखिए आप। ठीक, आगे चलते हैं। 1880 और 1890 के दशक में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। वहां पे अब कारखाने अब स्टार्ट होने शुरू हो गए। कब? 1880 और 1890 के दशक में। कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करते थे। दोनों का अलग अलग स्थिति थी, तो इसलिए दोनों अलग अलग जगह काम करते थे। कारीगर अपने आप को, ठीक है, कारखाना मजदूरों से श्रेष्ठ मानते थे। जो कारीगर थे वो हमेशा मजदूरों से अपने आप को ऊंचा लेवल पे मानते थे। रेल मार्गों के विस्तार से लौह, इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे। रूस में अब औद्योगिक क्रांति काफी तेजी से होने लगी थी। यहाँ पे रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्तियों के रूप में हुआ। औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति पे हुआ। क्यों? क्योंकि जो उद्योग है वो पैसे के दम पे लगाया जाता है, और वहां पे पैसा उस टाइम पे इन पूंजीपतियों के ही पास था। तो मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटे की पारियों में काम करना पड़ता था। समझ लो, ये हलकटों के पास इतना पैसा होता हुए भी मजदूरों को ये 12 से 15 घंटा काम करवाते थे, और उनकी पगार भी ढंग से नहीं देते थे। महिला कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। और उस टाइम आज भी आप कहीं चले जाइए, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है, जबकि काम बराबर होता है। ठीक है, तो ये शुरू से ही दिक्कत है, और ये आप वहां से भी वहां पे ये प्रॉब्लम थी। मजदूरों की दशा बहुत शोचनीय थी। शुरू से मजदूरों की जो दशा थी शोचनीय रही है।
इतना कमाते हैं लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं देते। कौन? बिजनेसमैन। उन्हें अक्सर बेहतर सुविधा और अधिक वेतन के लिए असंतोष रहता है। मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे। इसी वजह से मजदूर संघ बनने लगे और मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन होना आम बात थी। जब से समाजवाद आ गया था, ठीक है, लोग इस बात को समझ चुके थे कि हड़ताल करने के अपने अधिकार को मांगना जरूरी है। शुरू में माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति है। शुरू में माना जाता था कि जो किसान है ये जो समाजवाद क्रांति ला रहा है किसानों की वजह से है। किंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। जो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक, अब बोल्शेविक कौन होते हैं? जो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। इनका मानना था कि जो किसानों के जो हाथों में जो अनुशासन है वो इनके हाथों में नहीं होना चाहिए, ये हाथ किसके हाथों में आना चाहिए? मजदूरों के हाथों में आएगी तो मजदूर अनुशासित रहते हैं, अच्छे से चलते हैं, एक दूसरे के संगठित रहते हैं, तो जो क्रांति होगी वो मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, बोल्शेविकों का कहना था। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध और रूस युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। ठीक है, अब जर्मन ने विरोध कर प्रबल कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर तो और नुकसान कर दिया। ठीक है, रूस को हराते चले गए और रूस पे दिक्कत होती, जो यहाँ की जो सेना थी वो जर्मन पर काफी भड़क गई। सेंट पीटर्सबर्ग को एक जर्मन नाम था। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया गया। ठीक है, एक जगह का नाम, ठीक है, बदलकर उसे पेट्रोग्राद कर दिया गया। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना कठिन युद्ध लड़ रही थी। ठीक, काफी मुश्किल भरा, क्योंकि जो जर्मन सेना थी काफी पावरफुल थी उस टाइम पे। जानते हो ना हिटलर को, इसी ने काम कराया था सारा हलकट। लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। समझ लो, बहुत ही बुरी दयनीय स्थिति होती है जब अपने ही देश में लोग शरणार्थी बन जाते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। युद्ध कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने पिछली बार पढ़ा था, युद्ध होने के अगर होता है तो आपके अपने विचार लिखिए, तो आप लिखिए कभी भी और कहीं भी स्थिति में युद्ध नहीं होना चाहिए। हारती हुई रूसी सेना पीछे हटती हुए फसलों, इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। अब देखो वहां पे गोली बारूद बंदूक एकदम तेज चल रहे थे। अब जो वहां पे जो खेती बाड़ी थी सब जो सेना थे उसी में तो चलती हुई आ रही थी। इसी वजह से जो सीन था, जो वहां की इमारतें सब टूटते फूटते, सेना फसलों को कचरते हुए आगे चली जा रही थी। ठीक है, काफी बुरा हाल हो गया था और दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए। बहुत ही बुरी स्थिति हो गई उस टाइम पे रूस की। रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया। अब यहाँ पे जो रूसी शासक था कौन था? याद है ना पिछली बार? जार निकोलस। ठीक है, ये रहा जार निकोलस। ठीक है, हल्का ये भी असंतोष बढ़ता चला गया। 1917 की क्रांति। फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की भारी कमी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ का जो अनाज था वो किसे भेजा जाने लगा था? सैनिकों को, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो सैनिकों को खाने पीने के सामान भी भेजने पड़ते हैं। जैसे कि इस इलाके में पेट्रोग्राद में मजदूरों को कमी हो गई अनाज की। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 22 फरवरी को महिलाओं ने नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया। जार द्वारा, जार, ठीक है, कौन सा जार था याद है ना आपको? जार निकोलस द्वारा ड्यूमा को भंग करने की के प्रयास का पुरजोर विरोध हुआ। अब याद दिला दूं को जो ड्यूमा बना था एक प्रकार की संसद थी और ये उसी टाइम बनाया गया था। जार निकोलस की ने ही दबाव में आकर बनाया था। अगर आपको पिछली वर्कशीट दिखाऊं, वर्कशीट 2, तो इसके यहाँ पे 1905 की क्रांति के द्वारा जार ने ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों को वोट से अधिकार से रूसी जनता को परिचय करा। मतलब उसी टाइम पे ड्यूमा बनी थी और किसके सहमति से? इसी की सहमति से बनी थी, क्योंकि जनता ने इतना इस पर दबाव कर दिया था। तो आगे पढ़ते हैं हम। और इसने ड्यूमा को भंग करने के लिए पुरजोर कर रहा है। 27 फरवरी को सेना की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दिया। किससे? जार निकोलस से। बहुत तूने अत्याचार कर लिया, हट यहाँ से। अब मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को
अंतिम सरकार बनाई। देखो यहाँ पे सोवियत मतलब एक सरकार या पार्टी कह सकते हो आप, ने 2 मार्च को अंतिम सरकार बनाई और जार को गद्दी से छोड़नी पड़ी, जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। जैसे मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था, जार ने गद्दी को त्याग दिया, नहीं भाई साहब त्यागा नहीं था, इसे छोड़नी पड़ी थी। मैंने पिछली वर्कशीट में ये चीज आपको बताई थी। जिसके खिलाफ जनता और देश का जवान, ठीक है, सैनिक के खिलाफ हो जाए वो राजा कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसे गद्दी छोड़नी ही पड़ती है। देश का, ठीक है, शासन चलाने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी सभा बनाने का निर्णय लिया गया। वयस्क मताधिकार जैसे कि भारत में है, जो 18 साल से अधिक होगा वयस्क मताधिकार के दायरे में आएगा और वो वोट दे सकता है, भारत का नागरिक भी होना चाहिए उसे। पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर पूरे रूस में 500 से अधिक सोवियत चुनी गई, ठीक है, 500 से अधिक लोग संगठित होकर चुने गए, ठीक है, आप समझ सकते हैं जैसे यहाँ पे नेता चुने जाते हैं। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे। अब देखो इन्होंने जमीन बांटने पर जोर दे दिया किसानों ने। इस प्रश्न पर अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों, कौन बोल्शेविकों, जो मजदूरों के मजदूरों के लिए लड़ाई करते हैं, सरकार और बोल्शेविकों के बीच भारी मतभेद सामने आए, ठीक है। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्रोट्स्की के नेतृत्व में पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविकों पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों जो मजदूरों की लड़ाई करते हैं, बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे बोल्शेविकों का शासन यहाँ पर हो गया और यहाँ पे जार निकोलस था, वो भाई सब चले गए, यहाँ से गद्दी छोड़नी पड़ी। बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव, बोल्शेविकों ने क्या क्या बदलाव लाए, और मेन चीज यही है आपका कि रूसी क्रांति हुई तो बोल्शेविकों ने क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है। तो ये है बैंकों उद्योग का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। राष्ट्रीयकरण होता है एक निजीकरण, समझा है, जो निजी होती है। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब देश की संपत्ति, ठीक है। जैसे कोई भी बैंक है, एक प्राइवेट बैंक हो तो सरकारी बैंक हो, तो राष्ट्रीयकरण उसका कर दिया जाता है। बैंक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक संपत्ति वही है निजी संपत्ति और सार्वजनिक, जैसे जो भी पार्क दिल्ली में है, ठीक, सार्वजनिक है, ठीक है, दिल्ली सरकार की है। और स्कूल, सरकारी स्कूल जितने भी सब सार्वजनिक में आते हैं। पुरानी सामंत पदवियां समाप्त कर दी गई। किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई। अब जो किसान थे, सामंतों की जमीन, सामंत ऐसे थे जिनको अलग से एक पदवी दी जाती थी, कुछ खास पद दिए जाते थे, ठीक है, जो राजा के समीप टाइप के रहते नहीं है, ऐसे इस प्रकार के इन्हों कुछ पद दिए जाते थे और ये अपने ऐठ में घूमते रहते थे। तो और बंदों को और दूसरों को उनकी जमीनें हड़प लिया करते थे। ये छूट दे दी गई। शहरों में बेघरों मजदूरों के लिए आवास की सुविधा की गई, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोल्शेविकों द्वारा लाए गए बदलाव को बताइए। तो बोल्शेविक उसे कहते हैं जो मजदूरों के लिए एक ऐसा संगठन है जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर अब आ गए सीधे। तो मैंने जो प्रश्न उत्तर लिखे हैं वो इसी में से लिखे हुए हैं, कोई सोचने वाली बात नहीं है। आपको भी वर्कशीट मिली होगी तो आप भी इसमें से छाट के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के बदलाव आए? तो इसका आंसर है आपका, ठीक है, 1880 और 1890 के दशक में तेजी से उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। रेल मार्ग के विस्तार से लौह इस्पात और मशीनरी उद्योग विकसित हुए, ठीक है। अगला है रूसी औद्योगिकरण की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए हम सब पढ़ ही चुके हैं तो इसके लिए अब इसमें उत्तरों में डिटेल्स बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो आप उत्तर आसानी से भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर, तो रूस में औद्योगिक पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ क्योंकि उन्हीं के पास पैसा था, उद्योग भी उन्हीं के हुए। मजदूरों को कम वेतन पर 12 से 15 घंटों की पारियों में भी काम करना पड़ता था क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, खेती बाड़ी उतनी थी नहीं उस टाइम पे भी। महिलाओं कामगारों को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, पता नहीं क्यों देते थे, इनको समझ में नहीं आता। चौथा, मजदूरों का वेतन कम तो था
साथ ही आवास की सुविधा भी बदतर थी। मतलब मजदूरों से तो काम करा रहे हैं लेकिन आवास के नाम पर उन्हें रहने के लिए ठीक से नहीं दे रहे, उनकी बुनियादी सुविधा भी ठीक से नहीं दे रही है हलकट। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम अपना। प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया? तो इस तीसरे का उत्तर है आपके पास ये रहा। पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाकों में अनाज की कमी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने से राष्ट्रीय असंतोष में वृद्धि हुई। दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए। और चौथा है आपका, रूसी शासकों से जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ गया। ठीक है, अगला है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 के किन किन बदलावों की घोषणा की? बोल्शेविक जो मजदूरों के लिए एक ऐसा संगठन जो मजदूरों के लिए फाइट करता था। तो चौथे का आंसर है आपका बैंक, यहीं से। ठीक है, बैंकों, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीनों को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी गई और शहरों में मजदूरों और बेघरों के लिए आवास की सुविधा दी गई। आवास की सुविधा दी गई। ठीक है, मैं सीबीएसई क्लास में आज इतना ही। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।